वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स लर्निंग क्लासेस। आज हम 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं। 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पहले करा दिया है, तो जिसने ये नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो पहले वहाँ पर जाके देखिए, फिर आके ये क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें करना है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसके 4 पार्ट है, 1 2 3 4। ठीक है, तो चारों पार्ट आज मैं कराऊंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो साथ ही साथ आप लोग भी अपनी बुक निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि या तो मैं तो लिख सकता हूँ या बुक में देख सकता हूँ, तो आप लोग भी अगर अपनी अपनी बुक निकाल लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है एक आयताकार भूखंड है। तो आयताकार भूखंड है, तो एक आयताकार भूखंड बना लीजिए ये। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का हमें क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रफ में आप लोगों को मैं यहाँ पर लिखते हुए चलता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। अब देखिए यहाँ पर ये मान लिया हमने, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें किसी एक को पहले मानना पड़ेगा, बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर हम किसको माने, लंबाई को x माने या चौड़ाई को x माने। ठीक है, किसको माने? तो सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न बच्चों में यही रहती है कि मानना किसको है। तो देखिए क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मानना किसको। देखिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्षेत्र की जो लंबाई है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। देखिए यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, अभी मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये वाला चौड़ाई के दोगुनी से 1 मीटर अधिक है। देखिए जो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल की जो लंबाई होगी, जो भी क्षेत्रफल की लंबाई होगी वो चौड़ाई के दोगुनी से 1 अधिक है। तो हमें देखिए यहाँ पर किसको मानना पड़ेगा, चौड़ाई को मानना पड़ेगा। चौड़ाई को क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि जो हमें संबंध दे रखा है चौड़ाई के दोगुनी से 1 मीटर अधिक है, तो इस वजह से हमें इसको चौड़ाई को ही मानना पड़ेगा x। तो समझ में आया? आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगनी से 1 अधिक है, तो यहाँ पर हमें चौड़ाई को मानना है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ, चौड़ाई को x मान लेता हूँ, तो बताइए लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई क्या है? मीटरों में दोगुनी से 1 अधिक है, तो दोगुनी 2 किसके दुगनी? चौड़ाई के, और चौड़ाई क्या मान रखी है? x, तो x और 1 अधिक है तो 1 प्लस। देखिए ये तो हमारा था रफ वर्क। देखिए ये तो मैंने आप लोगों को रफ वर्क समझाया है, बट इसी को अब प्रॉपर वे में कैसे लिखना है ये देखना है हमें। ठीक है, तो देखिए लिखिए, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, x, और देखिए अब माना ये हमने मान लिया है, फिर हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? माना भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? भूखंड की लंबाई
ये रही हमारी भूखंड की लंबाई, ठीक है। 2x+1। देखिए मिक्स मत करना, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, वो अलग है, तो मिक्स मत कर देना। तो देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, और यहाँ पर हमें एक चीज़ और दे रखा था, क्षेत्रफल दे रखा था, तो वो हमने लिख लिया है, ठीक है। तो देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना है, कितना है, ये रहा 528 मीटर स्क्वायर। तो 528 बराबर, अब देखिए लंबाई क्या है, ये रही, अभी हमने लंबाई की इक्वेशन बनाई है, ठीक है। तो लंबाई 2x+1, और देखिए गुणा चौड़ाई, चौड़ाई क्या है हमारी x, जो हमने यहाँ पर बनाई थी, माना था। तो देखिए ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, या तो इसको ऐसे करके लिख दीजिए या ऐसे करके लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए 528 बराबर, अब देखिए x की मल्टीप्लाई एक बारी इसमें और x की मल्टीप्लाई एक बारी इसमें, तो देखिए यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई होगा, 2x² हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होगा, ये मैंने, ये जो हम इसके पहले के क्वेश्चन कर रहे थे, एक के क्वेश्चन में मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया था कि ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहे, तो आप लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता होगा मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए 2x की मल्टीप्लाई x से करानी है, तो देखिए जब भी एक चर और एक अचर नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए जो अचर वैल्यू होती है उसको ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही रख लेते हैं। और जब ये वाले और ये वाले जो मल्टीप्लाई होने के लिए बच जाते हैं, तो इनकी आपस में कैसे मल्टीप्लाई होती है, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला भी है, क्या होता है फार्मूला, मैं बता देता हूँ ये कैसे होता है। देखिए a की पावर m, ठीक है, मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक है, तो क्या हो जाता है a m+n, ये एक फार्मूला है, ठीक है। बाकी अगर फार्मूले को आप लोग छोड़िए, फार्मूला नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये वाला लॉजिक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पावर जुड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर x² होता और मल्टीप्लाई x से करानी होती, तो देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर x³ हो जाता है, क्योंकि 2 इसकी और 1 इसकी, टोटल मिलके कितने हो जाते हैं, 3 पावर हो जाती, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी इसको काफ़ी अच्छे से बताया था, ठीक है। और अगर वो आपको पिछली वाली वीडियो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके पहले उस वीडियो को अच्छे से देखिए, और वहाँ पर मैंने पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए हैं, तो वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x, ठीक है। अब देखिए, अब वहाँ पर मैंने एक चीज़ और बताया था कि यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में हमें करना है समीकरण के रूप में, सिर्फ हमें दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इसको उधर ले जाइए, ये प्लस में, तो उधर जाने के बाद माइनस में जाएगा, तो 2x² + x, और ये प्लस का है तो इधर आने के बाद माइनस में, बराबर 0। अब देखिए जो वैल्यू प्लस में होती है, अगर इक्वल के हम इधर या उधर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर प्लस में होता है, इक्वल के उधर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, माइनस में होता है, इक्वल के उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाने के बाद डिवाइड में, और डिवाइड में होता है तो उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये फार्मूला ऐसे भी काम करता है, अगर हम मान लो इधर की वैल्यू इधर ले जा रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है, ठीक है। तो दी गई स्थिति के लिए, दी गई स्थिति के लिए समीकरण,
क्या है हमारा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। ठीक है, आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब देखिए दो धनात्मक या दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द आया है क्रमागत, क्रमागत समझा देता हूँ। क्रमागत ध्यान से समझना, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है। क्रमागत क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक नंबर ले लीजिए 3, तो अगला जो क्रमागत नंबर होगा वो 4 होगा, इससे अगला 5 होगा, इससे अगला 6 होगा, इससे अगला 7 होगा, 8 100 इसी तरीके से चलते जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये क्रमागत नंबर है? हाँ, ये मैं कहूँगा ये क्रमागत नंबर है। बट अगर मैं मान लो यहाँ पर एक चीज़ और पहले बता देता हूँ। पहले बताइए ये जो 3 है, 3 में ऐसा क्या जुड़ा है कि मुझे अगला नंबर मिला है? क्या जुड़ा है? 3 + 1 जुड़ा है तो 4 मिला है। 4 में ऐसा क्या जुड़ा है कि मुझे एक अगला नंबर मिला है? 4 में 1 जुड़ा है तो 5 मिला है मुझे। ठीक है, फिर 5 में क्या जुड़ा है कि 6 मिला है, 5 में 1 जुड़ा है तो 6 मिला है। ठीक है, ये तो रही क्रमागत नंबर की बात। मतलब हम कह सकते हैं सिंपल सा, जो एक नंबर लगातार सीरीज से चलते जा रहे हो, ठीक है, बिना कोई गैपिंग के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ऐसे ये चलते जा रहे हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे रखा है और दोनों हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर पहले हमें किसी को मानना पड़ेगा। अगर मैं मान लो x को मानता हूँ, अगर मैं मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक x को मानता हूँ, तो इसका दूसरा जो मतलब क्रमागत अगला नंबर क्या होगा, कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो ये वाला लॉजिक जो था हमने 3 में 1 प्लस करा था, 4 में 1 प्लस करा था, 5 में 1 प्लस करा था, तो मुझे अगला नंबर मिलते गया था। तो इसी तरीके से जब मुझे x में दे रखा है, एक नंबर x में दे रखा है, तो इसका मुझे अगला क्रमागत नंबर प्राप्त करना है। तो इसमें मैं x में क्या कर दूंगा, 1 प्लस कर दूंगा। अगर मुझसे 3 नंबर क्या था तो x में ये x + 1 में मैं 1 और प्लस कर देता। ठीक है, इसी तरीके से मैं करता जाता। ठीक है, तो देखिए ये लॉजिक समझ में आ गया। देखिए ये क्वेश्चन में बस यही समझना था, बाकी तो सब सिंपल है। ठीक है, तो देखिए अब लिखेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ठीक है, x हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखिए पहला x हुआ, अब दूसरा चाहिए तो कैसे, x में 1 प्लस करते जाऊँ तो मुझे दूसरा मिल जाएगा, तो x + 1। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पहला धनात्मक पूर्णांक है और जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, इसका गुणनफल मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, गुणा करने पे जो नंबर मिला है वो हमें कितना है, 306 है। तो देखिए अब लिखेंगे इसको कैसे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है, पहला नंबर और दूसरे नंबर का गुणनफल कितना दे रखा है मुझे, x + 1 कितना दे रखा है, 306। ठीक है, 306 दे रखा है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल हो गया। अब तो मल्टीप्लाई करना है, समीकरण बनाना है, सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो देखिए पहले x की मल्टीप्लाई x में, फिर x की मल्टीप्लाई 1 में। तो x से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा, x²। कैसे होगा x², वही वाला ऊपर अभी जो बताया साइड में, x की मल्टीप्लाई इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो इनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, x²। ठीक है, x की 1 से x
बराबर, देखिए बराबर 306। और देखिए अब समीकरण हमें कौन से समीकरण किस फॉर्म में लाना होता है, मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में लाना है। तो देखिए अभी ये दिख तो रहा है मुझे, इस फॉर्म में दिख रहा है, पर ये अरेंज नहीं हो रखा है, इस ऑर्डर में नहीं आया है, क्योंकि ये इसको इधर जाना है। ठीक है, तो x² प्लस x² प्लस x, अब देखिए ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा बराबर 0। कैसे हुआ माइनस में, इससे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। ठीक है, तो ये दूसरे के लिए हमारा समीकरण ये था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, और देखिए ये इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, और इस क्वेश्चन में मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी टफ नहीं था, बस ये वाला लॉजिक क्रमागत नंबर के बारे में हमें समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया हो, और जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो मुझे अभी कमेंट में करके बताए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए ये क्वेश्चन एजेस वाले क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन एज वाले आ गए हैं, और एज वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस इसमें आप लोगों को क्वेश्चन को ढंग से समझना। तो देखिए ये एज वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस इनको थोड़ा समझना, बहुत थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए हमें क्या निकालनी है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखिए इससे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए पहले हम इसका रफ डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक है, रफ फिगर समझ लेते हैं, रफ वर्क में समझ लेते हैं। ठीक है, रफ वर्क। देखिए यहाँ पर देखिए 2 लोग हैं, एक रोहन है और रोहन की माँ है। ठीक है, इन दोनों की एज दे रखी है, और हमें रोहन की वर्तमान एज ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगर मैंने देखिए रोहन की वर्तमान एज x मान ली, और तो उसकी माँ की कितनी एज हो जाएगी, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 26 x प्लस 26। ठीक है, अब फिर उसके बाद कह रहा है उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो देखिए 3 वर्ष के बाद क्या हुआ, अब देखिए जब रोहन 3 वर्ष बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी माँ भी 3 वर्ष बड़ी हो जाएगी रोहन से, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि रोहन ही सिर्फ बढ़ेगा, उसकी माँ नहीं बढ़ेगी, दोनों की एज एक साथ बढ़ेगी। देखिए अगर नहीं समझ में आया, देखिए पहले मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। अब देखिए रोहन 3 वर्ष बड़ा हुआ, ठीक है, तो उसकी जो माँ है, रोहन की जो माँ है, वो भी 3 वर्ष क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए रोहन 3 वर्ष बड़ा हुआ, उसकी माँ भी 3 वर्ष बड़ी हुई। अब देखिए किसी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। हम देख लीजिए, मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं। ठीक है, एक आपका भाई है और आपकी एक बहन है। ठीक है, मान लीजिए आज आप लोगों की एज जो है, एक की 5 वर्ष है, एक की 8 वर्ष है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ कि आज से 3 वर्ष पश्चात दोनों की एज क्या होगी। ठीक है, तो देखिए पहले की कितनी हो जाएगी, पहले वाला कितने 5 वर्ष का था, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी उसकी 8 वर्ष हो जाएगी, और जो दूसरा जो था जिसकी 8 वर्ष एज थी, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 11 वर्ष हो जाएगी। तो देखिए अगर 3 वर्ष पश्चात दोनों की एज बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की बढ़ेगी एक की नहीं बढ़ेगी, एज दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब रोहन की एज 3 वर्ष, रोहन 3 वर्ष बड़ा हुआ, तो उसकी जो माँ थी वो भी 3 वर्ष क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। 26 और 3 29। ठीक है, और देखिए फिर क्या कहा उसने, 3 वर्ष पश्चात। अब 3 वर्ष पश्चात मतलब यहाँ से इन दोनों की, जो रोहन है, रोहन की जो उम्र है या रोहन की जो आयु है, ठीक है, रोहन की जो आयु है और जो उसकी माँ की आयु है,
इनका जो नंबर है, इनका मतलब जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है हमें, 360 दे रखा है। ठीक है, तो इनका हमें गुणनफल कर देना है और इनकी एज का गुणनफल कितना दे रखा है हमें, 360 दे रखा है। ठीक है, देखिए ये तो था रफ वर्क। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष और रोहन की माँ की वर्तमान एज, माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, ये देखिए ये हमने वर्तमान एज ली थी ना x, और उसकी माँ की कितनी, x प्लस 26। ठीक है, और देखिए 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात क्या हुआ था, 3 वर्ष पश्चात देखिए रोहन की एज कितनी हो गई थी 3 वर्ष पश्चात, रोहन की आयु कितनी हो गई थी 3 वर्ष पश्चात, x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात 3 3 जुड़े थे, और माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी हो गई थी, ये लिख देते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, x प्लस 29। ठीक है, ये 26 नहीं लिखा है मैंने, 26 प्लस 3, x प्लस 26 प्लस 3 नहीं लिखा है मैंने, डायरेक्ट ये वाला लिख दिया। ठीक है, तो ये भी लिखते तो एक स्टेप बढ़ाना पड़ता, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार अब देखिए जो इन दोनों की एज है किसका, अब देखिए दो है हमारे पास, ये और ये, किसका, इन दोनों का, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रहा है 3 वर्ष पश्चात। क्वेश्चन में इसने साफ साफ कहा है कि ये देखिए उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात के बाद, मतलब ये वाली एज हमें लेनी है। ठीक है, ये वाली एज नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 बराबर कितनी हो जाती है, 360। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। हम देखिए इसकी मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई एक बार x प्लस 29 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 29 से, दोनों से एक एक बारी। तो देखिए x से कराएंगे, या देखिए पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, x की मल्टीप्लाई x प्लस 29 और 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, इसको मैंने क्यों लिखा है ऐसे, देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि x यहाँ पर दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई हो रहा था। और देखिए इसका मतलब क्या होता है, x मैंने बाहर रख रखा है ब्रैकेट से, इसका मतलब यह है कि x एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेता मैं, बट शायद किसी को नहीं समझ में आता है, इस वजह से मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो x की x से करेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, पता है ना, ये ऊपर भी बताया था, x की 29 से तो 29 x, फिर 3 की x से 3x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 3 की 29 से करेंगे तो 3 निम 27 का 7 हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। अब देखिए हमें इसको लाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में, क्योंकि समीकरण बनाना है। तो ये वाली वैल्यू इसको पहले इधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर, और देखिए 29x और 3x कितने हो जाएंगे, 32x प्लस 87, और ये प्लस में इधर आने के बाद, इक्वल के इधर आने के बाद माइनस में हो जाता है, मतलब जो भी साइन होता है उसका उल्टा हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, तो 360 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर 32x और 360 में से 87 को घटाना है, और साइन रहेगा माइनस का क्योंकि बड़ा ही है, तो 10 में से 7 गए 3, और 15 में से 8 जाएंगे, तो आपका 7 तो 273। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समीकरण ही बनाना था सिर्फ इसमें, और कुछ नहीं था।
तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। प्लीज़ सपोर्ट हमारे इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और आगे शेयर कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इनकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और अपनी बुक में देखिए प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर दोनों एक साथ दिखाने में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, तो बुक में देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए एक रेलगाड़ी है, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की ना दूरी दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है दूरी? हमें 480 किलोमीटर, ठीक है, हमें दूरी दे रखी है। और ये पूछ रहा है एक सामान्य चाल से चल रही है, ठीक है। पहले एक रेलगाड़ी है जिसकी दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर और एक समान गति से चल रही है, किसी भी स्पीड से चल रही है। यदि अगर उसकी हम चाल को ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, मतलब उसकी जितनी भी चाल चल रही है उसमें हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा को कम कर देते हैं, तो वह उसी दूरी को तय करने में, किस दूरी को? 480 किलोमीटर को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। पहले जितना समय ले रही थी उससे 3 घंटे और ज़्यादा लेती है। देखिए अगर मान लीजिए हम गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहे हैं और हमारी स्पीड 60 किलोमीटर है, मतलब हम 60 की स्पीड से जा रहे हैं, तो हमें जिस भी दूरी पे पहुंचना है, मान लो हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर मैं 60 से अपनी स्पीड को कम करूंगा, मान ले 40 कर देते हैं, तो जो 1 घंटा समय लग रहा था, 1 घंटा जो समय लग रहा था, जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जब स्पीड कम हुई तो जो हमारे जो समय है वो और थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए कैसे होगा। देखिए अब इसको मैं समझाने के लिए आपको दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए पहले यहाँ पर ये हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे थे, ठीक है। तो हमें दूरी इतनी ही तय करनी थी, ठीक है। दूरी हमें 480 किलोमीटर ही तय करनी थी। पर जब हमने अपनी चाल को घटाई, अब देखिए हमने चाल घटाई है, किस में से घटेगी? जो हमारी पहले जो जितनी चाल थी उसमें से हमारी x किलोमीटर जो हमारी स्पीड थी उसमें से 8 किलोमीटर हम घटा देंगे, ठीक है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर इतना तो हुआ, पर इसके लिए हमें यहाँ पर ना एक चीज़ और जाननी पड़ेगी। एक फार्मूला लगेगा, यहाँ पर समय का फार्मूला लगेगा। देखिए आप लोगों ने समय का फार्मूला पढ़ रखा हो, क्या होता है समय का फार्मूला? समय का फार्मूला होता है दूरी बटे में चाल, ठीक है। इस फार्मूले का भी यूज़ यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूले को मैं याद करने का एक आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसको अगर आपने देख लिया ना, आप कभी भी जीवन में इस फार्मूले को नहीं भूलेंगे। इसमें से देखिए 3 फार्मूले पर बनना पॉसिबल है। या तो समय का हम बना सकते हैं, दूरी का बना सकते हैं, या चाल का बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप ये तीनों फार्मूला कभी अपनी लाइफ में नहीं भूलेंगे। देखिए ये याद रख लीजिए, DST। अब देखिए यहाँ पर DST क्या है? D मतलब है दूरी या डिस्टेंस कह लीजिए, मैं यहाँ हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्योंकि फार्मूला मैंने हिंदी में लिख रखा है, दूरी। T मतलब समय और S मतलब चाल। अब देखिए ये फार्मूला काम कैसे करता है। देखिए अगर मान लीजिए मुझे स्पीड निकालनी है, ध्यान से देखना, मान लीजिए मुझे यहाँ पर स्पीड निकालनी है, तो देखिए स्पीड ये एक दूसरे के, मतलब यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन को देखिए, ये समझ लीजिए कि ये वाला जब हम ये निकालेंगे, S निकालेंगे हम, मतलब इसकी जो चाल निकालेंगे, तो देखिए ये वाली और ये वाली चीज़ बटे में आ रहे हैं ना, D/T बटे में आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से बन गया, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए अगर मुझे मान लीजिए दूरी का फॉर्मूला निकालना है, तो मतलब डिस्टेंस निकालनी है, तो देखिए डिस्टेंस निकालना है तो ये इक्वल के इधर,
और ये दोनों देखिए, ये वाली जो लाइन है ये मल्टीप्लाई में, मतलब सामने सामने है तो समझ लीजिए ये मल्टीप्लाई में, तो एस मल्टीप्लाई टी मतलब चाल मल्टीप्लाई में समय। ठीक है, दो चीज़ हो गई। या अगर हमें टी निकालना है, टी मतलब समय, समय निकालना है, तो देखिए समय इधर रखिए इक्वल के। अब देखिए ये दोनों डिवाइड में हो गए, ठीक है, बटे में हो गए, जिसको हम बोलेंगे डी अपॉन में एस, जिसको डी अपॉन में एस, जिसको हम हिंदी में दूरी बटे चाल भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए यही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, डी एस टी याद होना चाहिए, और इसकी सीरीज़ याद होनी चाहिए। सीरीज़ भी कुछ नहीं है, ये सीधी एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ से चल रहे, डी एस टी। ठीक है, सीरीज़ से चल रहे हैं, तो डी एस टी अगर ये याद है तो आप ये तीनों फार्मूला अपनी जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और गाइस जिसको ये समझ में आ गया है कमेंट में करके बताइए मुझे अभी। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब देखिए हमें इसमें क्या निकालना था, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो देखिए माना रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, ये मिक्स मत कर देना, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए ये हो गई हमारी। अब देखिए हमें यहाँ पर दूरी दे रखी है, कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, ये दे रखी है। अब देखिए ये दे रखी है, तो अब प्रथम शर्त के अनुसार, मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है, क्योंकि देखिए एक तो समान चाल से हमें निकालनी है, एक तो हमें समान चाल से निकालनी है, और जब हम एक बार चाल को कम कर देते हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार उससे निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, तो प्रथम शर्त के अनुसार, या प्रथम लिख देता हूँ मैं, प्रथम शर्त। ठीक है, प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लग जाएगा, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे में चाल। और देखिए दूरी कितनी दे रखी है, हमें 480 बटे चाल कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए पहला तो ये केस हो गया, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख दो समय। अब देखिए जब हमारा जो दूसरा केस होगा, या जो दूसरी चाल, अब देखिए जब हम इसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम करेंगे तो इसकी चाल घट जाएगी। ठीक है, तो रेलगाड़ी की नई चाल, देखिए पहले x चाल चल रही थी, अब जब दूसरी चाल हुई तो उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करी गई। ठीक है, तो दूरी वही रहेगी हमारी, क्योंकि दूरी में तो कोई कम ज़्यादा नहीं है ना, दूरी तो हमें वही तय करनी है, तो दूरी 480। फिर से ये वाला फॉर्मूला समय का, कितना, 480 और बटे में चाल क्या हो गई, नई चाल। ठीक है, x माइनस 8। ठीक है, अब देखिए जो हमारी पहले वाली चाल और ये जो नई चाल, अब देखिए पहले वाली चाल से हम तेज़ स्पीड से चल रहे थे तो ये ज़्यादा समय, मतलब कम समय में पहुंचाती थी, और जब हमने यहाँ पर करा तो उसमें समय और ज़्यादा ले रही है। अगर देखिए हमें इन दोनों चाल को बराबर रखना है, देखिए अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक चीज़ आपको, 480 बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब देखिए अगर मैं इन दोनों चाल को यहाँ पर बराबर रखता हूँ, पहली बात तो ये, और देखिए पहली बात देखिए यहाँ पर ये वाली जो चाल है और ये वाली जो चाल है, देखिए ये वाली जो चाल है ये समय ज़्यादा ले रही है, तो देखिए अभी ये दोनों बराबर नहीं होंगे, 3 घंटे अधिक समय ले रही है। तो देखिए इन दोनों को बराबर रखने के लिए मुझे यहाँ पर 3 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये 3 घंटे अभी भी अधिक समय ले रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ये 3 घंटे ज़्यादा समय ले रही है, क्योंकि हमने इसकी जब चाल घटाई तो ये समय ज़्यादा ले रही है। देखिए और जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखेंगे तो ये बराबर कब होंगे, क्योंकि ये 3 घंटे ज़्यादा ले रही थी तो यहाँ पर 3 प्लस करना पड़ेगा।
ठीक है, तब जाके ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट था। अब उसके बाद तो कैलकुलेशन है। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हम एलसीएम लीजिए x और 1 का, एलसीएम कितना आ जाएगा, x को x से डिवाइड, 1 की मल्टीप्लाई 480 से, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कराते सेम नंबर देता है। ठीक है, फिर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे x से तो कितना आएगा, x की मल्टीप्लाई 3 से तो 3x। ठीक है, ये तो आप लोगों को आती होगी कैलकुलेशन, बराबर 480 x माइनस 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई पूरे इस ऊपर वाले से, इसकी मल्टीप्लाई पूरे इससे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए कैसे, ये कैसे होता है, जब कोई नंबर रहता है इक्वल में तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो हम x माइनस 8 बराबर 480 प्लस 3x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो सिंपल 480x हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए बस, कुछ नहीं है। x की मल्टीप्लाई 480 में, देखिए एक बार इससे मल्टीप्लाई पूरे x की मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x से होगी, फिर 8 की मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x से होगी। ठीक है, सिंपल है। तो x की मल्टीप्लाई कराएंगे हम 480 प्लस 3x से, मैं सिंपल वे में लिख रहा हूँ, पूरा सिंपल वे में, माइनस 8 की मल्टीप्लाई भी करानी है आपको 480 प्लस 3x से बराबर 480x। ठीक है, अब देखिए x की 480 से तो 480x। ठीक है, x की 3x से तो 3x स्क्वायर। ठीक है, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 नंबर है तो नंबर तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, माइनस 8 की मल्टीप्लाई इससे कराई तो साइन तो माइनस का आएगा, 0 और 64 का 4 हासिल 6 और 32 और 6 38। ठीक है, और माइनस 8 की मल्टीप्लाई माइनस 3x से तो माइनस 24x बराबर 480x। अब देखिए सबको एक साइड में लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, प्लस में है ये वैल्यू, इधर जाने के बाद माइनस में रहेगी, तो देखिए 480x प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 38 40 माइनस 24x, और प्लस का इधर आने के बाद माइनस का बराबर 0, और ये 480x है बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 3x स्क्वायर और माइनस, पहले में x वाले को लिख लेते हैं, 24x माइनस 38 40 बराबर 0। तो देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पर इतनी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें एक काम और कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। या देखिए ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तीनों 3 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो देखिए 3 यहाँ से चला जाएगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर यहाँ से माइनस 8x, और यहाँ से जाएगा तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 अठे 24। ठीक है, 40। ठीक है, तो ये आएगा हमारा। ठीक है, तो 1280, तो ये हमारा 1280 आ गया है, तो ये हमारा 1280 आ गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे करा मैंने, यहाँ से देखिए ये कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, सिंपल, कि जो भी हम कॉमन ले रहे हैं, देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले रहे थे, 3 कॉमन आ रहा था, तो जो भी हम कॉमन लेते हैं उस संख्या को उसी से डिवाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा, मतलब एक एक्स स्क्वायर बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, 8 बचेगा, तो 8x, 3 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। ठीक है, तो इसकी फाइनल इक्वेशन ये है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, हमें समीकरण बनाना था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत टाइम लगा के समझाया है। तो प्लीज़ दोस्तों इस मेहनत को बेकार मत करना, और लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।